मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप ओबीसी महासभा के लिए ओबीसी महासभा से हैं, तो काफी लंबे समय से इस वर्ग के लिए काम कर रहे थे आप। क्या उम्मीद है आपको सीएम से, नए सीएम से? देखिए, उम्मीद का तो ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। मैं आपके चैनल के माध्यम से संजीव जी, आपकी पूरी टीम को माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहता हूं। दूसरा, ये सही बात है, अगर ओबीसी महासभा का आंदोलन इस देश में छिड़ा है, पूरी ओबीसी की बात अगर उठी है, तो उसमें ओबीसी महासभा का ही रोल है और उस रोल में मीडिया का बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है। आज पूरे देश में भाजपा हो, कांग्रेस से सारे नेता ओबीसी की आवाज पूरी शिद्दत के साथ उठा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने पे मजबूर हो गई। वरना नरेंद्र सिंह तोमर या ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बन रहे थे। हमारे गांव में एक देसी कहावत है कि धरी धराई चक्कियां उठ गई और दूल्हा हल्दी चढ़ा रह गया और फेरा दूसरे के साथ पड़ गए। ये ओबीसी महासभा की देन है कि आज मध्य प्रदेश में पिछला बार का मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। मोहन जी मुख्यमंत्री बने हैं, जो आपकी मांगे रही हमेशा से रही हैं, क्या वो पूरी कर सकते हैं, आपको उम्मीद है? देखिए, इससे पहले भी शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री रहे, हम लोगों की 2 बार बैठकें हुई, हमने प्रयास किया, उनको मध्य प्रदेश में हमें 14% आरक्षण मिल रहा है। और देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय जातिगत जनगणना का। इस देश में पेड़ पौधे, यहाँ तक कि जानवर और यहाँ तक कि किन्नर समुदाय की भी गिनती हो गई, लेकिन पिछला वर्ग की जनगणना नहीं हो रही 1931 के बाद। जनगणना का मुद्दा है, वो हम मांग करेंगे भी, मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग ज्ञापन देने और उनसे मिलने जाएंगे। तो जनगणना का मुद्दा रहेगा, प्रयास करेंगे वो जाति गणना कर रहे हैं। अभी कल मैं केशव प्रसाद मौर्य जी जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, उनकी कल खबर लगी है 30/11 को। मैं कल पेपर की कटिंग भेजी उत्तर प्रदेश से मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी चाहते हैं जनगणना। तो हम चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय अगर देना चाहती है, सबका साथ सबका विश्वास, तो जनगणना करे। और हमारी मध्य प्रदेश में 54% आबादी को हम मांग करते आ रहे हैं हिस्सेदारी दो। अभी 27% का जो कोर्ट में केस फंसा हुआ है जबलपुर में, वो तो कम से कम मोहन यादव जी क्लियर कराएंगे, ऐसी आस और उम्मीद हम रखते हैं और मांग भी रखेंगे हम हमारे ओबीसी महासभा के समस्त संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर। मध्य प्रदेश में जो विपक्षी दल है मेन, क्या आपको उनसे भी मीटिंग लेने का मौका मिला या उनके आगे आपने अपनी बात रखी? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग लगातार पदयात्रा की, हमने लगभग 140 विधानसभा में, और उस पदयात्रा के बीच बीच में हम लोग एक बार कमलनाथ जी से भी बैठक हुई, दिग्विजय सिंह जी से 2 बार बैठक हुई, और सुरजेवाला शायद तमाम जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के लीडर थे उनसे हम लोग बैठक हुई। अखिलेश यादव जी से मिले हम लोग, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके प्रदेश प्रभारियों से बैठक हुई, आम आदमी, सभी पार्टियों को ज्ञापन दिए थे चुनाव के पहले। और अभी चूंकि विपक्ष तो अब मध्य प्रदेश में लगभग दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी ने पूरी कांग्रेस को खत्म ही कर दिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, ये ओबीसी महासभा का जिम्मेदार पदाधिकारी हूं। कांग्रेस को कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जीती हुई बाजू को हरा दिया इन्होंने। ये कभी नहीं चाहते पिछड़ा दलितों और आदिवासियों को मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में न्याय मिला, ये कभी नहीं चाहते, इसलिए जानबूझ के कांग्रेस को हराने में काम किया है। और कल विपक्ष की आपने बात की है, रात को 8 बजे, कल दिनांक 16 तारीख थी, रात को न्यूज पे आया। आज मध्य प्रदेश की नई कमान जो इंदौर के राऊ के विधायक हैं श्री जीतू पटवारी साहब को, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ओबीसी आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। ये ओबीसी महासभा के आंदोलन का ही परिणाम है। ये मध्य प्रदेश के उन लाखों कार्यकर्ताओं ने जो जन आंदोलन खड़ा किया, प्रदेश से पूरे देश में फैल चुका है, उस आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री ओबीसी का बनाना पड़ा। और कांग्रेस में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी जो कुर्मी पाटीदार समाज से हैं, उनके मालवा इंदौर के पूर्व विधायक राऊ के जीतू पटवारी जी को प्रदेश का कमान सौंपी है। चूंकि कांग्रेस अब 0 पे फिर दोबारा खड़ी होगी नहीं होगी, दिग्विजय सिंह का पूरा इंटरफेयर रहेगा, तो मुझे नहीं लगता विपक्ष में कांग्रेस काम कर पाएगी। ओबीसी महासभा अब पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगी, भाजपा से भी लड़ेगी और विपक्ष की भूमिका भी निभाएगी। और एक और बड़ा मुद्दा आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा मुद्दा आदरणीय
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है पीडीए। पीडीए के मिशन के तहत पूरे देश की राजनीति इर्द गिर्द घूमने वाली है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। और पीडीए और इधर है एनडीए भाजपा का, तो पीडीए ही एनडीए को हराएगा। इंडिया गठबंधन जो बना है उसके माध्यम से मिशन चलेगा और देश में निर्वाचन आयोग कठघरे खड़ा होता है। ईवीएम से खेला कराया गया है और ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में सारे संगठन, जितने एससी एसटी ओबीसी के संगठन और सारी राजनीतिक पार्टियां भाजपा को छोड़कर पूरे देश की सड़कों पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। हमारी ऊपर भी बात हो गई, हम लोग ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा मिशन चालू करने वाले हैं जनवरी के माह से। क्या आपको लगता है जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, ओबीसी महासभा जन आंदोलन करेगा ईवीएम के खिलाफ, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो पाएंगे? देखिए, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है। अभी परसों के दिन राज्यसभा में एक बिल पारित कराया इन्होंने कि सर्वोच्च न्यायालय का जो पावर है उस पावर के लेवल का भारत निर्वाचन आयोग को शक्तिशाली बना दिया है ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ पिटीशन लगी थी तो कोई फैसला ना हो पाए और उस पर कोई कोर्ट संज्ञान न ले पाए। इसलिए अब जनता के साथ खड़े होने के लिए हम सब लोग मजबूर हैं। पूरे देश के संगठनों से भी आह्वान करता हूं, ओबीसी महासभा के जिम्मेदार साथी होने के नाते एक ही आंदोलन कर दो देश के अंदर। ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो गया, उस आंदोलन में हम सक्सेस हो गए तो हम जीत पाएंगे। अगर ईवीएम बंद नहीं हुई, ईवीएम के साथ चुनाव हुआ तो फिर 24 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और देश में चुनाव बंद हो जाएंगे, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, जितना बचा है सरकारी विभाग वो और सब प्राइवेट कर देंगे और 5 किलो राशन बीपीएल लाडली बहना में इनको समझाया जाएगा। सब कुछ लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी है और संविधान बदलकर नया संविधान लाकर पिछड़ा दलित आदिवासियों को गुलाम बनाने की तैयारी लोगों की है। जैसे कि ओबीसी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने और जीत पटवारी विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं, तो ये दोनों पिछड़ा वर्गों से आते हैं, तो आप इनसे क्या मतलब अपेक्षा रखते हैं मध्य प्रदेश के लिए? अभी हम लोग मोहन यादव जी से ही मिलेंगे जनवरी में, पूरा प्रतिनिधिमंडल, उनसे मिलकर पूरी बात उनको समझाएंगे। उनसे उम्मीद है कि वो हमारे 70% आरक्षण कर दें। 54% की हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जो आरक्षण में प्रमोशन का मामला है, बैकलॉग के 5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं सरकारी नौकरियों में, और लोकल स्तर पर जो स्थानीय चुनाव होते हैं, नगर पालिका, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, पंच, सरपंच के चुनाव, उनमें हमें कम से कम 51% हमें हिस्सेदारी मिले। उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, बात करेंगे और जीतू भाई से भी प्रयास करेंगे बात करने का, क्योंकि जीतू भाई संघर्षशील व्यक्ति हैं। अगर कुछ बात बनेगी तो उनको भी साथ में लेंगे इस मिशन में। हम चाहते हैं समस्त पिछड़ा वर्ग के लोग इकट्ठे हों, पार्टी से अलग हटके हमारे सामाजिक मुद्दों पर हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि 2019 में ओबीसी महासभा की स्थापना हुई थी, तो अभी तक क्या कुछ उपलब्धियां ओबीसी महासभा ने हासिल कर ली है? हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न किया है। 2019 से लेकर अभी तक 4-4.5 साल का जो सफर रहा है उसमें हमने नीट में 27% आरक्षण जो टोटल बंद कर दिया था उसको हमने लागू कराया। नीट में हमको 27% आरक्षण पूरे देश में मिल रहा है। पहले मध्य प्रदेश में बैन था, उस पर हम लोग विजय हुए। और पंचायतों में आरक्षण खत्म कर दिया था, सब उसको हमने पुनः बहाल कराया, क्योंकि 27 मिलता था लेकिन उन्होंने 0 कर दिया था। आंदोलन करके हमने 14% आरक्षण जिला पंचायत, जनपद, ग्राम पंचायतों में हमने आरक्षण लागू कराया। और जब आंदोलन चालू हुआ था तब मध्य प्रदेश में 2 कलेक्टर ओबीसी के थे, 3 एसपी थे। आंदोलन के बाद अभी वर्तमान में 9 कलेक्टर ओबीसी के हैं, लगभग कम से कम 10-12 एसपी ओबीसी वर्ग के हैं। ये मुख्यमंत्री पर दबाव बना के हम लोगों ने कराया। और पूरे देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा अगर कोई निकाल के लाया है तो ओबीसी महासभा ही भारत के 18 राज्यों में काम कर रही है। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा खड़ा करा है, उसको आज अमित शाह भी बोल रहे हैं, मोदी भी बोल रहे हैं, जेपी नड्डा बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, पूरे देश की मीडिया भी इसी मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। ये ओबीसी महासभा का आंदोलन का ही परिणाम है। सारे कार्यकर्ताओं ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था, उसका आपके सामने रिजल्ट है। आज जो चुनाव हो रहे हैं वर्तमान में ईवीएम द्वारा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये देश की जनता मेरी बात को सुने और आपको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी मीडिया को। देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम से हो रहे हैं और हर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो टेक्नोलॉजी से चल रहा है, जैसे आप टीवी चलाते हैं, रिमोट दूर रख के टीवी को आप चालू ऑन कर सकते हैं, इसी प्रकार से हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैंग हो सकता है। और ये ईवीएम भारत में नहीं बन रही, ये ईवीएम जापान में बन रही है। जापान टेक्नोलॉजी प्रधान देश है और जापान में आप देखिए, आप सर्च कर लीजिए, आप गूगल पे देखिए, जापान में टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईवीएम बना के भारत को बेची जा रही है। लेकिन जापान में चुनाव ईवीएम से नहीं हो रहा। जापान जो कि विकसित देश
और विकसित देश जितने भी अमेरिका, चीन, सारे देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। यहां तक कि जापान से मशीन बन के आ रही है, जापान में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। इसलिए हमारा देश तो अभी विकासशील देश है, विकसित नहीं है। जब विकासशील देश को तो तत्काल बंद करना चाहिए ईवीएम। हमारा सवाल है देश के प्रधानमंत्री जी से, निर्वाचन, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य न्याय जो निर्वाचन अधिकारी उनसे और भारत की मीडिया से भी आग्रह करना चाहते हैं कि अब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन खड़ा होना चाहिए और ओबीसी महासभा पूरी तन मन धन से इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। पूरे देश में हम ईवीएम को बैन कराना चाहते हैं। हमको कतई विश्वास नहीं है, हमारी आंखों के सामने कम से कम 7-8 चुनाव हम देख चुके, पूरा खेला कर दिया है। इसलिए बिल्कुल ईवीएम बंद होना चाहिए। जब जापान, चीन, अमेरिका जैसे देश बंद कर रहे हैं तो भारत में भी तत्काल बंद हो, ये हम मांग करते हैं।